सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल जायसवाल एंड आई एम अ सीए इंटर ग्रुप 2 स्टूडेंट। मैंने अपना ग्रुप 1 सितंबर 24 में क्लियर किया था। उसके बाद मैंने अपना स्टडी कर रहा था, बट सितंबर में रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगा। सितंबर के बाद शायद मेरे ख्याल से नवंबर में रिज़ल्ट आया। उसके बाद मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाया जनवरी में। लेकिन अब जब रिज़ल्ट आ चुका है और मेरा क्लियर हो चुका, तो अब मैंने ग्रुप 2 की स्टडी चालू कर दी है। ठीक है, मैंने जनवरी में एग्ज़ाम दिया है, लेकिन मुझे डाउट है कि शायद ही क्लियर होगा वो एग्ज़ामिनेशन। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब मेरे पास टाइम तो बच नहीं रहा है, 2 महीना बच रहा है मेरे पास। ठीक है, तो 2 महीने में मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा, अब वो तो पता नहीं, क्योंकि लेक्चर ही 70-80 लेक्चर्स एक एक सब्जेक्ट के हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कम से कम 45 लेक्चर्स हैं, और ऑडिट के कम से कम 80 लेक्चर्स हैं, और एफएम के 70 प्लस लेक्चर हैं। कॉस्टिंग तो मैंने पहले भी किया था, तो मुझे उसमें उतना उतना डर नहीं है कि मुझे कॉस्टिंग की दोबारा से लेक्चर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये जो एम आई पैड है, मैं उसमें नोटिंग कैसे करता हूँ। ठीक है, एम आई में नोटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्लेक्सिल नाम है इसका। यह आपको बहुत बढ़िया ऐप है, जो कि आपको बढ़िया तरीके से लिखने में मदद करेगा। ये बढ़िया ऐप है, इसकी 3.8 की रेटिंग है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिल में आपको दिखाता हूँ मैं कैसे नोटिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्रैक्टिकल चैप्टर्स बताता हूँ। जैसे कॉस्टिंग में मैंने खोल लिया एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि अपन तब इसमें नोटिंग करते हैं, तो हम लोग को पता नहीं पड़ पाता कि कौन सा पेज में क्या लिखा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक फीचर्स है, जैसे कि ये है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, ये क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पर पूरा अपना सीक्वेंस डाल के रखा है कि इस सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन को लगाया, तो इंट्रोडक्शन ये खुल गया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 3 में मैंने क्लिक किया, तो ये मेरे सामने क्वेश्चन 3 खुल गया। पेज नंबर 5.3 ये बुक का पेज है, जिस बुक में क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन 4 आ गया, फिर क्वेश्चन 1 आ गया, क्वेश्चन 5 आ गया। ये ऑटोमेटिक आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 8 आ गया, देन क्वेश्चन 7 आ गया, क्वेश्चन 5 हो गया। ऐसे मैंने पूरे के पूरे इसको वो कर दिया। तो मुझे एग्ज़ाम के टाइम क्या करना पड़ता है कि सिर्फ मेरे को अपना क्वेश्चन बैग खोलना पड़ता है, और फिर मैंने इसमें सीधा क्लिक करूँगा इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन खुल जाएगा तुम्हारा। देन क्वेश्चन को क्लिक करूँगा इसमें से, तो क्वेश्चन डायरेक्ट खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये ऐसा। तो ये बहुत इजीली होता है कि आपको हैट्रिक नहीं रहना पड़ता कि मुझे इतनी सारी कॉपी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि कौन से पेज में क्या है इतना। ये सब पूरा जाला हट जाता है अपने जीवन से। ठीक है, फिर जैसे मैंने आरटीपी एमटीपी की अलग से बना के रखा है, तो जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। ठीक है, सॉरी, मटेरियल कॉस्टिंग है। तो मटेरियल कॉस्टिंग में मैंने आरटीपी जनवरी 25 का क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया स्क्रीनशॉट लेके। फिर यहीं पर मैंने उसको क्वेश्चन में पूरा सॉल्व कर दिया। तो इससे क्या होता है ना कि आपको मतलब अलग से आरटीपी की वगैरह भी मतलब इसी में कर सकते हो, जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको। जैसे ये आ गया आरटीपी जनवरी 25 का, देन आरटीपी जनवरी 24 का। ठीक है, देन उसके बाद आरटीपी मई 24 का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि आप जैसे मैंने बहुत सारे बनाए थे, इसमें एबीसी कॉस्टिंग का बनाया था मैंने, ये पूरा एबीसी कॉस्टिंग का ही है। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया था जॉब कॉस्टिंग। ये जॉब कॉस्टिंग है पूरा। ठीक है, ये जॉब कॉस्टिंग की पूरी पीडीएफ्स हैं, मतलब मैंने पूरा हैंड रिटर्न किया था। आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो, आपको जैसा लगे वैसा। ठीक है, उसके बाद मैंने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पूरा बनाया था। मतलब ये क्या करता हूँ मैं, इसमें पूरी नोटिंग करता हूँ, और जो मोबाइल रहता है या लैपटॉप रहता है उसमें मैं लेक्चर्स चालू कर देता हूँ। तो मुझे इसमें लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने फ्रंट में अपना लेक्चर चला लिया और इसमें पूरी नोटिंग कर लिया। इससे क्या होता है कि मुझे टाइम भी बचता है मेरा, और मुझे ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं लगता है ये सब चीज़। फिर उसके बाद लेबर कॉस्टिंग है, तो लेबर कॉस्टिंग के मैंने पूरे बनाए थे ये ऐसे, देख रहे हो।
फिर उसके बाद मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में तो आप जानते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं, 40-50 क्वेश्चन हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के पूरे ये सारे उसके फॉर्मूलेस वगैरह हैं। तो ऐसे होता है, ठीक है। जैसे मार्जिनल हो गया, फिर उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग हो गया। तो ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ओवरहेड हो गया। अब ओवरहेड में क्या होता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर बनाने पड़ते हैं, ये देखो इतने बड़े बड़े। तो बहुत इजी पड़ता है आपको। फिर जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट ऐसे लिख लेते हैं अलग से ऐसा डाल के। और इसमें भी मैंने ऐसे पूरा कर दिया था कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो क्वेश्चन नंबर 1 को क्लिक कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 1 खुल जाएगा अपना। फिर जैसे स्टेप लैडर मेथड का अपन को कॉन्सेप्ट सीखना है तो स्टेप लैडर कर दिया तो स्टेप लैडर का पूरा कॉन्सेप्ट खुल गया मेरा। तो ऐसा होता है, ठीक है। जैसे सर्विस कॉस्टिंग तो मैंने इसमें कम ही लिखा था। सर्विस कॉस्टिंग में मैं ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुका था, तो वो फिज़िकल नोट्स बन चुके थे मेरे उसके, ठीक है। जैसे ये राहुल पंचाल सर का है। देखो राहुल पंचाल सर भी ऐसे ही पूरा लिखते हैं। ये राहुल पंचाल सर की नोट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, ठीक है। अब थ्योरी सब्जेक्ट में आते हैं, जैसे कि अपन आ जाते हैं ऑडिट में। तो ऑडिट में सबसे पहले मैंने स्टडी मटेरियल ये खोल लिया, ठीक है। स्टडी मटेरियल ये साइड बाय साइड ये। और जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करते हैं अपन लोग तो यहाँ पर पूरा नोट्स खुल जाता है, ठीक है। अपना अपना पूरा नोट्स खुल जाता है। जैसे मुझे कुछ भी बनाना है तो मैं यहाँ पर ऐसा ऐसा देखूँगा, इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे मूव भी कर सकते हैं। फिर ऐसे पूरा देख के कुछ भी, मतलब जैसे कि मुझे ये लिखना है, ठीक है, ये लिखना है तो यहाँ पर ऐसा करूँगा, फिर मैं यहाँ करके लिख भी सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा फीचर है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबसे बड़ा चैप्टर है ऑडिट में, वो मैंने कंप्लीट कर चुका फाइनली, ठीक है। तो इसका पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ये तीनों अलग बनाया है मैंने। पार्ट में सबसे पहले एसेट लाइब्रेरी आ जाता है, पार्ट बी में आ जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, और पार्ट सी में नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो जैसे कि ये असर्सन है, असर्सन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। असर्सन बैलेंस शीट में 5 तरीके के होते हैं तुम्हारा, है ना। और इनकम स्टेटमेंट 3 तरीके होते हैं। फिर उसके बाद ये असर्सन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट होता है, तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट में ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है, तो उसका डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल का, ठीक है। फिर उसके बाद असर्सन, पूरे ये असर्सन है। जैसे कि मैंने इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, ऐसे 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 करके पूरा पूरा आपको देख सकते हैं कितने तरीके से नोट्स बने हैं, एकदम बढ़िया ब्यूटी नोट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद एजिंग रिपोर्ट हो गया। देन उसके बाद ये एजिंग रिपोर्ट्स के सॉरी डाइट कंफर्मेशन प्रोसीजर का ये डेफिनेशन हो गया। देन उसके बाद इन्वेंट्री क्या हो गया, इन्वेंट्री की डेफिनेशन, उसका असर्सन थे। उसके बाद फिज़िकल वेरिफिकेशन 501 ऐसे फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या हो गया, ठीक है। और उसके बाद पीपी क्या होता है, ये पूरे उसके असर्सन, कितने बेहतरीन तरीके से नोट्स बने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ गया ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट हो गया। मतलब आप जितना नोट्स बना सकते हैं इसमें, इतना नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सारे बाहर मतलब इंपोर्ट किया था इसमें फ़ोटो को, वो भी कर सकते हैं आप लोग। देन ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। ये बहुत अच्छे से डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बैंक, देन डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक हो गया, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी हो गया। तो शेयर कैपिटल क्या है, देन बहुत ही तरीके से नोटिंग हुई है इसमें, देख सकते हैं। जैसे कि लिटिगेशन एंड क्लेम आता है तो उसमें क्या होता है, ये कंपनी चाहे तो लॉयर जो एम्प्लॉय हो सकता है, इन हाउस लीगल काउंसिल बोलते हैं उसको लोग, इन लॉ
इन हाउस लीगल काउंसिल और एक हो सकता है तुम्हारा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। तो ऑडिटर क्या करेगा, तुम्हारा इन हाउस लीगल काउंसिल से तो पूछेगा नहीं तुम्हारा, तो इससे पूछेगा डाइट कंफर्मेशन एस 501 के हिसाब से, और ऐसे इंक्वायरी करेगा SS 315 के हिसाब से। तो ये बहुत तरीके से लिखा हूँ ये, बहुत बेहतरीन है इसमें नोट्स बनाना। जैसे कि ये हो गया तुम्हारा पार्ट ए। देन पार्ट बी आ जाता है तुम्हारा ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट कहा जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का ये वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट आ जाता है, जैसे सेल्स का आ जाता है, ठीक है। देन सेल्स के आ जाते हैं, सेल्स ऑफ स्क्रैप आ जाता है, देन सेल अप्रूवल आ जाता है, सेल ऑन अप्रूवल, देन रिसिप्ट एंड कैपिटल सब्सिडी, देन इंटरेस्ट ऑन FD आ जाता है, देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रिवेन्यू आ जाता है। इसका मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले कहीं मेरे को इसको प्रिंट आउट करना है, तो प्रिंट आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको ये वाइट कर देता हूँ। तो वाइट करने से क्या होगा, इसकी प्रिंट अच्छे से निकलेगी, ठीक है। तो ये वाइट कर दिया ना, अब मैं इसको प्रिंट निकालूंगा तो ये वाइट में निकलेगा तुम्हारा, ऐसा है, समझ रहे बात को। यहीं से आप लोग इसको और येलोस कर सकते हो कि आपके जो आई में कहीं आपको दिक्कत हो रही है पढ़ने लिखने में, तो आप इसको येलोस कर सकते हैं। येलोस से क्या होगा, थोड़ा सा ये वार्म हो जाएगा डिस्प्ले, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भी क्लास चालू कर दी है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए थे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, देन स्ट्रैटेजी कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, स्ट्रैटेजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, देन स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्टैटिस्टिक ऑफ स्ट्रैटेजी आ जाता है, देन 3 लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव SM, देन इम्पोर्टेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स इसमें बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। देन विज़न एंड मिशन क्या होता है तुम्हारा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे मेरे 2 चैप्टर्स ख़त्म होने वाले हैं। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की भी एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है। जैसे कि स्ट्रैटेजिक चॉइसेस 8 नंबर का आता है, तो उसमें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस होते हैं, ओके, ये पढ़ा था। तो उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के जो फर्दर डायग्राम्स वगैरह है जो कि ओवरव्यू टाइप के रहते हैं वो बना सकते हो। देन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीज़न टू फॉलोइंग द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ठीक है। देन उसके बाद ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी क्या होता है, रीज़न फॉर फॉलोइंग ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। देन उसके बाद एक्सपांसन ऑफ ग्रोथ एंड मर्जर वगैरह, मतलब ये भी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। जैसे कि मैंने इसमें एक डायग्राम बना दिया था, एनिमेशन वीडियो कंपनी है, ठीक है, डिज्नी डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे कि ये आपने ये पढ़ा होगा, कौन सा पता है, बैकवर्ड मर्जर है। बैकवर्ड मर्जर में क्या होता है, हियर द वन फॉर्म टेक ओवर द अदर फॉर्म आ जाता है, ऑपरेटिंग द वन और सेम स्टेप अहेड बिहाइंड, ओके, 1 स्टेप बिहाइंड मतलब पीछे जो काम करता है। तो ये देखिए, जैसे कि इस डिज़नी प्लस है, डिज़नी है तो डिज़नी क्या करता है, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्टून है, तो वो क्या करता है, एनिमेटेड वीडियोस जो डेवलप करता है उसको डिज़नी प्लस क्या करता है, डिज़नी जो भी डिज़नी कंपनी है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसने क्या कर लिया, इसको एक्वायर कर लिया, तुम्हारा मर्जर कर लिया। मर्जर और एक्वायर दोनों इंटरचेंजेबल होता है इन ICI में, ठीक है। वैसे मर्जर अलग होता है तुम्हारा, ठीक है, और एक्विजिशन अलग होता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मर्जर मतलब दोनों की राय है कि हम मर्ज होना चाहते हैं, और एक्विजिशन मतलब होता है जहाँ एग्रेसिव तरीके से उस चीज़ को ख़रीदा जाता है, ओके। तो यहाँ क्या हुआ है, सपोज द डिज्नी लिमिटेड आ जाता है, एक्वायर्ड पिक्सर लिमिटेड आ जाता है, और कंटेंट सप्लायर फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ कंटेंट आ जाता है। दिस एक्विजिशन इज कॉल्ड बैकवर्ड मर्जर। तो इसी को हम लोग बैकवर्ड मर्जर बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर फिनिश गुड्स को ही डायरेक्ट खरीद ले रहा है, ओके, ताकि वो अपनी कंट्रोल कर सके कंटेंट को, ओके। देन जेनेरिक मर्जर क्या होता है, को जेनेरिक मर्जर, कॉन्ग्लोमेट। देन उसके बाद स्ट्रैटेजिक अलायंसेस क्या होता है, बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस क्या होता है। देन उसके बाद रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजिक
टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, डेंजर डेंजर सिग्नल ऑफ इंडिकेटिंग द टर्न अराउंड। ये सारे नोट्स हैं आपके।